हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आप लोग का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, ओबरॉय मैंशन। वंश और बानी एक साथ ओबरॉय मैंशन से बानी के फ्लैट की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। आज वंश खुद ड्राइव कर रहा था और उसके बॉडीगार्ड्स उसे दूर से फॉलो कर रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग वंश की कार पर हमला कर देते हैं। उनके हाथों में एडवांस गन थी जिनसे वो अंधाधुंध वंश की कार पर फायरिंग कर रहे थे। वंश की कार बुलेट प्रूफ थी और वो बिना रुके अभी भी ड्राइव कर रहा था। बानी तो ये सब देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन वंश बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे को देखकर कुछ भी कहना मुश्किल था। बानी वंश से कुछ कहती उससे पहले ही एक गोली आकर सीधा कार के टायर पर लगती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन वक्त रहते वंश ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और एक झटके से गाड़ी को रोक दिया। बानी की हालत अब और खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक से ये सब कैसे और क्यों हो गया, और ये लोग कौन थे। बानी के मन में सवाल तो कई थे, लेकिन उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। वंश भी बानी की हालत अच्छे से समझ रहा था। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और बानी को अपने गले से लगा लिया और उसे शांत कराते हुए कहने लगा, जान, लिसन टू मी केयरफुली, डोंट पैनिक, सब ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये लो, इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें लगे तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है तो बेझिझक इसे यूज कर सकती हो। ऐसा कहकर वंश एक गन बानी को थमा देता है और बानी को खुद से अलग करते हुए एक बार फिर कहता है, जान, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम यहीं रुको, मुझे बाहर जाना होगा। वंश इतना कहते हुए ही एक बटन प्रेस करता है, जिससे उसकी गाड़ी के कुछ हिडन शेल्फ्स खुलने लगते हैं, जिनमें तरह तरह की गन्स मौजूद थी। उसने जल्दी से कुछ गन्स ली और गाड़ी से बाहर निकल गया। बानी वंश को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे वंश पर भरोसा था कि वो सब संभाल लेगा और बानी उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी था जो उस पर हावी हो रहा था, लेकिन उसे खुद को संभालना ही था। वो ऐसे हमेशा किसी के पीछे छुप कर नहीं रह सकती थी। वहीं बाहर अब तक बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे और वहां का माहौल बहुत बिगड़ चुका था। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। बानी ये सब विंडो से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी। वो मन ही मन दुआ करती है, भगवान प्लीज ये सब जल्दी से खत्म हो जाए, मैं वंश को खोना नहीं चाहती, प्लीज उन्हें कुछ ना हो। वहीं वंश ने भी गाड़ी से बाहर आते ही बैक फायरिंग करना शुरू कर दिया था और इसी बीच उसने अपने हाथ में पहनी वॉच में एक बटन प्रेस किया। ये एक सिग्नल था जिसे वंश की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड के पास एक मैसेज पहुंच जाता था और वंश की टीम तुरंत एक्शन मोड में आ जाती थी। असल में वंश आज अपने साथ बॉडीगार्ड्स और दिन के मुकाबले कम लाया था। हालांकि वंश के बॉडीगार्ड्स की काबिलियत के आगे बाकी लोग कुछ नहीं थे, लेकिन वंश के साथ आज बानी भी थी और वो बानी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वंश पर हमला करने वाले आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास तरह तरह के वेपन्स थे और उनकी टीम में कम से कम 50 लोग थे जो इस समय वंश पर हमला करने के लिए आए थे। लेकिन वंश भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। शायद उन्होंने वंश को बहुत कम आंका था। वो भूल गए थे कि वंश ओबरॉय एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग भी है, जो जब तक खुद ना चाहे तब तक कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। फायरिंग के बीच ही वंश ने उस ग्रुप के लीडर को देख लिया जो एक कार के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहा था। वंश ने पीछे मुड़कर अपने बॉडीगार्ड्स को देख एक इशारा किया और वो खुद धीरे धीरे उस लीडर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वंश के बॉडीगार्ड दूसरी टीम का ध्यान भटका रहे थे ताकि उनकी नजर वंश पर ना जाए। लेकिन वंश जब तक उस लीडर तक पहुंचता, एक गोली आकर वंश के हाथ पर लगी और उसकी गन जमीन पर गिर गई। लेकिन वंश इतना कमजोर नहीं था, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। उसने तुरंत अपनी कमर के पीछे से एक गन निकाल ली। लेकिन अब तक दूसरी टीम के लीडर की नजर वंश पर पड़ चुकी थी, इसलिए वो अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वंश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वंश उस पर गोली चलाता उससे पहले ही उस आदमी ने वंश के हाथ पर जोर से लात मारी, जिसकी वजह से वंश की गन दूर जाकर गिर गई। इसी का फायदा उठाकर उस आदमी ने अपनी गन वंश पर पॉइंट कर दी। अब उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो जानता है कि आज वंश उसी के हाथों मारा जाएगा और आज वंश का अंत निश्चित है। लेकिन इन सब से वंश के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, बल्कि वो डबल स्माइल करते हुए उस आदमी को कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम बेवकूफ हो रघु?
रघु वंश के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उसे वंश की बात समझ नहीं आई और ना ही उसने वंश की बात पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि आज वंश की मौत होनी ही है। वो कुछ सोचते हुए वंश को देखते हुए कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हें नहीं लगता मिस्टर ओबरॉय कि तुम्हें मुझसे खुद को छोड़ने के लिए भीख मांगनी चाहिए? ट्राई कर लो, शायद मैं सोचूं इस बारे में। इतना कहकर वो हंसते हुए वंश को देखता है, जैसे वो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन वंश उसे कुछ नहीं कहता। वंश के कुछ न कहने से वो आदमी चिढ़ जाता है, क्योंकि वंश के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वो अभी भी रघु को मुस्कुराते हुए देख रहा था, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो और कह रहा हो कि जितना बोलना है, जितना हंसना है, उतना हंस लो, कुछ देर में तुम जन्नत की सैर करने वाले हो। ऐसे समय में भी वंश का इतना शांत रहना रघु को गुस्सा दिला रहा था। वो वंश की आंखों में डर, बेचैनी, घबराहट देखना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वंश तो मुस्कुरा रहा था। वंश को कुछ ना कहता देख रघु एक बार फिर कहता है, मैंने सुना है तेरी बहन बहुत खूबसूरत है, तो चिंता मत कर, तेरे ऊपर जाने के बाद मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु के मुंह से माही के बारे में सुनकर तो जैसे वंश का खून खौल उठता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अब वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने तुरंत मौका देखकर रघु के पेट में जोर से लात मारी और उसकी गन उसके हाथों से छीनकर रघु के दोनों पैरों पर शूट कर दिया, जिससे रघु लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। असल में वंश और रघु अपनी टीम से थोड़ा दूर एक साइड में थे, इसलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वंश के बॉडीगार्ड्स वंश की काबिलियत को अच्छे से जानते थे। उन्हें वंश को लेकर कोई चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी नजर वंश पर बनी हुई थी। अब रघु को पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने खुद शेर के मुंह में हाथ डाला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब तक वंश की टीम भी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब कोई भी इस हालत में नहीं था कि वो वंश पर अटैक कर सके। वंश की टीम के लोगों ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि अब उनसे वो मौत की भीख मांग रहे थे और वंश पर हमला करने के लिए खुद को कोस रहे थे। रघु के बहुत सारे लोग अब तक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वंश के बॉडीगार्ड्स को भी चोट लगी थी, लेकिन अब सब ठीक था। वंश गुस्से से रघु को घसीटकर वहां से निकालकर अपने बॉडीगार्ड्स के पास लाता है। वंश के हाथ में गोली लगी थी, जिसमें से खून बह रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो रघु को एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे देखते हुए गुस्से से कहता है, तूने मेरी बहन को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि दिन रात खुद को कोसेगा कि तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा। और तुझे क्या लगता है मैं इन सब के बारे में नहीं जानता था? अगर तू ऐसा सोचता है तो तू बेवकूफ है। ये सब मेरा प्लान था। मैं देखना चाहता था कि तुम में कितनी हिम्मत है और तुम क्या क्या कर सकते हो। लेकिन इतना कहकर वंश ने एक गोली रघु के हाथ पर मार दी। रघु पहले ही दर्द से तड़प रहा था। अब वंश के उसे फिर से गोली मारने से वो जोर से चीख पड़ता है। वंश की बातें सुनकर और उसका गुस्सा देखकर अब उसे डर लगने लगा था, जो उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन वो हैरान भी था कि कैसे वंश को उसके बारे में सब पता है, और उसने फिर भी सब कुछ होने दिया ताकि उसके दुश्मन उसे कमजोर समझने की गलती करे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसे ये सोचकर भी डर लग रहा था कि वंश उसके साथ क्या करने वाला है। वंश रघु के मन की बात उसे देखकर ही समझ गया था। उसकी हालत देखकर वंश एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। और इतना कहकर वंश एक और गोली उसके दूसरे हाथ पर चला देता है। वंश इस समय किसी नर्क के देवता से कम नहीं लग रहा था। अगर उसे कोई इस तरह देख ले तो वो शायद जिंदा ही ना बचे। वंश कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, वो जैसे को तैसा था। वंश के साथ रहने वाले लोग वंश के इस रूप को कई बार देख चुके थे। उन्हें तो जैसे आदत सी थी, लेकिन वंश शायद भूल गया था कि वहाँ कोई ऐसा भी है जो ये सब दूर से देख रहा है, और उसने आज तक वंश को इस तरह नहीं देखा था। उसके लिए वंश एक मसीहा था, लेकिन वो शख्स आज वंश का डेविल रूप देख रहा था और वो अंदर तक हिल गया था। वो और कोई नहीं, बानी थी, जो वंश का आज एक अलग ही रूप देख रही थी। उसे वंश को इस तरह देखकर एक झटका लगा था। उसके दिमाग में कई ख्याल आ जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसने बाहर कुछ देखा, और वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर वंश की तरफ दौड़ने लगी और उसने वंश को धक्का दे दिया, जिससे वंश एक साइड गिर गया।
तभी वंश के कानों में गोली की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो जल्दी से पीछे मुड़ा। असल में बानी के वंश को धक्का देने से वंश खुद को संभाल नहीं पाया और वो दूसरी तरफ गिर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला और इसी बीच वंश के कानों में गोली की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी पीछे मुड़कर और उठकर बानी को देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए और अब उसके चेहरे पर डर, चिंता, घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वंश डर गया? क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से बानी ने वंश को धक्का दिया? कौन था वो शख्स जिसे बानी ने वंश को बचाया? क्या हुआ है बानी के साथ? क्या वंश और बानी एक दूसरे के होने से पहले ही हो जाएंगे एक दूसरे से दूर? क्या लिखा है इन दोनों की किस्मत में? क्या आज वंश बानी को खो देगा? क्या यही है वंश और बानी की कहानी का अंत? क्या वंश और बानी हो पाएंगे एक? कौन है वो शख्स जिसने वंश पर हमला करवाया? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या हुआ था विवान और माही के अतीत में? क्या विवान और माही कभी हो पाएंगे एक? कौन है वो शख्स जिसे जिया ढूंढ रही है? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 41वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में, और बानी को आखिर हुआ क्या है? मुझे कमेंट करके अपने जवाब जरूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।